अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिंग सिक्योरिटी की। तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द मेन ओवरव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये हम यहाँ बात करेंगे रिस्क एनालिसिस की, लीगल प्राइवेसी एंड एथिकल इश्यूज की, एंड एट द एंड विल डिस्कस ब्रीफली अबाउट कंप्यूटर सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद सिक्योरिटी इन सिस्टम डेवलपमेंट। तो जब भी हम सिक्योरिटी इन सिस्टम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट का, विच नीड्स टू बी पार्ट ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट, नॉट टेक्ड ऑन आफ्टरवर्ड्स ऑब्वियसली। एंड बास्केटबॉल की 3 जनरेशंस ऑफ मेथड इस पे निकली, कि जिसमें फर्स्ट जनरेशन चेकलिस्ट की थी, जहाँ उसने BS 7799 का पार्ट 1 लॉन्च किया, जो कि BSI ग्रुप्स ने किया। BSI ग्रुप्स बेसिकली ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स ऑनलाइन ग्रुप्स हैं जिनका फोकस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे था, और इनका ये पार्ट 1 एक कोड ऑफ कोड कोड ऑफ प्रैक्टिस था फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एंड इट इज रिवाइज्ड इन 1998 अप्रोक्सीमेटली। लेकिन जो उसके बाद जो सेकंड जनरेशन आई, इट इज मोर फिल्टर्ड, विच टॉक्स अबाउट के किस तरह के आपके इंजन मैकेनिस्टिक इंजीनियरिंग मेथड्स क्या होंगे, जहां उसने एक्चुअली फोकस किया कि रिस्क की एनालिसिस कैसे करें। एंड द थर्ड जनरेशन इज इंटीग्रेटेड डिजाइन, जो कि कुछ हद तक तो अभी अचीव होना शुरू हुई है, बट नॉट फुली इंटीग्रेटेड डिजाइन अभी तक हमने फुली इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया, क्योंकि रिस्क में अभी स्टिल बहुत ज्यादा वर्किंग रिक्वायर्ड है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो अगर बहुत ज्यादा सिंपली इस बात को एक्सप्लेन किया जाए ना, तो इसको एक्सप्लेन करना कुछ इस हद तक आसान हो गया है कि अगर मैं इसको डायग्राम से कुछ इस तरह से आपको समझाऊं कि वो एसिड्स या वो थ्रेड्स या आपके सिस्टम के वो लूप होल्स जिसकी वजह से आप आगे जाके मुश्किल में फंस सकते हैं, रिस्क आने से पहले की स्टडी, इसको रिस्क एनालिसिस कहते हैं। कि अभी रिस्क आया नहीं है, अभी आप इस चीज को देख रहे हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से रिस्क आ सकता है। और मैनेजमेंट डील्स विथ कि एक दफा मेरा रिस्क मेरे सिस्टम में आ चुका है, नुकसान हो चुका है कुछ हद तक, तो अब मैं ऐसे क्या मेजर्स लूं कि वो नुकसान मेरे सिस्टम को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा दे, वो प्रॉब्लम मेरे सिस्टम में मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट ना कर दे, वो प्रॉब्लम मेरे सिस्टम में प्रोपगेट ना हो। राइट, तो डील कैसे करूं मैं आ जाने वाली प्रॉब्लम से, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट। और प्रॉब्लम को लाऊं ही ना, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम, जिससे एक बहुत बड़ी बात बहुत आसानी से समझ आ सकती है। राइट, आफ्टर दैट let's start with discussing goals, problems and solutions. So when we discuss about these goals, problems and solutions, you need to know some specific definitions. So the meaning of terms in this area is not universally agreed, so we will use the following. Number one is threat. तो जब भी हम थ्रेट का वर्ड यूज करते हैं तो इट मीन्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इट इज अ काइंड ऑफ हार्म, कोई ऐसा नुकसान जो हमारे किसी भी एसेट या हमारी किसी भी रिसोर्स के साथ हो। इट इज एसेट मीन्स हमारा कंप्यूटर हो सकता है, हमारा नेटवर्क हो सकता है, हमारा डेटाबेस हो सकता है, हमारा प्रोग्राम हो सकता है, हमारा सॉफ्टवेयर हो सकता है। राइट, तो किसी भी हमारे एसेट पे अगर कोई नुकसान पहुंच सकता हो तो वो थ्रेट है। ठीक है, ऐसा नुकसान जो हो सकता हो वो थ्रेट है। इम्पैक्ट मीन्स के हमारा इट इज बेसिकली के थ्रेट की सीरियसनेस कितनी ज्यादा है, थ्रेट किस हद तक नुकसान पहुंचा देगा, वो उसका इम्पैक्ट है। अ थ्रेटनिंग इवेंट इज ऑब्वियसली अटैक, ऐसा इवेंट जनरेट हो जाए जो थ्रेटनिंग हो, जिससे आपके सिस्टम को किसी तरीके से नुकसान पहुंच जाए, वो अटैक है। अटैकर वो बंदा है जिसने आपको थ्रेटनिंग इवेंट जनरेट करके दिया, आपके सिस्टम को हार्म कर दिया। वर्नेबिलिटी, जब जब वर्नेबिलिटी का यूज होगा तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे सिस्टम का कोई लूप होल है, या ये हमारे सिस्टम के किसी वीकनेस की बात हो रही है जिसकी वजह से अटैक के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अल्टीमेटली हमारा रिस्क क्या है, रिस्क वो क्वांटिफाइड मेजर है कि कितने चांसेस हैं जो मुझे लागू खतरा है, जो मुझे नजर आ रहा है कि मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम अगर हो सकती है, वो अगर हो जाए। ठीक है, तो दिस कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ रिस्क. Another definition is risk analysis and management. So as we have discussed just before, तो हमने ये देखा कि रिस्क एनालिसिस बेसिकली डील करती है रिस्क आने से पहले की स्टडी को, मींस रिस्क की आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट के रिस्क का किस लेवल का होगा, कैलकुलेट करना कि एसिड्स की वैल्यूज क्या होंगी, थ्रेट्स किस किस तरह के हो सकते हैं, किस तरह के थ्रेट्स आने का खतरा है, और कितने चांसेस हैं कि ये मेरे पास जो है मेरे सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर दे, मतलब मिस यूज कर ले। एज फार एज रिस्क मैनेजमेंट इज कंसर्न, तो यहाँ आपके पास आइडेंटिफिकेशन, उस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है कि अब रिस्क आ गया, तो अब आइडेंटिफाई करना कि
अब इस रिस्क से किस किस तरह के मसले हो सकते हैं, देन प्रॉपर सिलेक्शन करें, अडॉप्ट करें कि क्या सिक्योरिटी मेजर्स मैं ऐसे लूँ कि ये जो रिस्क आ गया या तो मैं इसको टोटली कैंसिल कर दूं इसके इफेक्ट को, या मैं इसको इस तरह से टैकल करूं कि इसका जो इफेक्ट है वो मेरे सिस्टम पे कम से कम हो, और मैं आइडेंटिफाई कर लूं इससे कोई ऐसे रिस्क तो नहीं है जो मजीद मल्टीप्लाई होकर जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और इसका अगर ये आ ही गया है तो इसके लेवल को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दूं ताकि ये मेरे सिस्टम पे इम्पैक्ट ना डाले। राइट, तो रिस्क एनालिसिस के जो गोल्स होते हैं वो यही होते हैं कि सारी एसेट्स को आप आइडेंटिफाई करें, जितने भी थ्रेट्स आपके पास हैं, मतलब जितने भी वो खतरे लागू हैं जिनके बाद रिस्क आ सकता है, उनको आइडेंटिफाई करें, देखें उसका इम्पैक्ट आ गया तो कितना कितना ज्यादा सीवियर इम्पैक्ट होगा, ताकि आप प्रायोरिटाइज कर सकें कि मुझे कौन से रिस्क को पहले देखना है, कौन से रिस्क को बाद में देखना है। सारी वर्नेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करें कि मेरे सिस्टम में वो क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं जहां से मेरे सिस्टम की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अनदर इज प्रॉब्लम इन सॉल्विंग पोजिशनिंग। तो जब हम इसकी बात करते हैं प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग पोजिशनिंग की, लेट मी जस्ट डिस्कस इट फर्स्ट आफ्टर बिफोर रिस्क लेवल्स। तो इसमें हम बेसिकली फोकस ये करेंगे कि वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम रिस्क मेजर कर सकते हैं। So let's just start कि problems of measuring are like businesses normally wish to measure in money. Obviously कि जितना ज़्यादा आप कमाएंगे उतना अच्छा आपका business है, but many of the entities do not allow this. जैसे कि आपकी valuation of assets या likelihood of threats या measurement of benefit from security measures. अब जैसे आपके जो data की value है या आपके in-house software की value है, वो डिसाइड करती है कि आपकी बिजनेस कितना ग्रो करेगा। तो नो मार्केट वैल्यू, वैल्यू ऑफ गुडविल एंड कस्टमर कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग। अब अगर आप अपने सिस्टम की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि आपके सिस्टम में थ्रेट्स क्या क्या हैं, क्या चांसेस हैं कि जिससे आपका सिस्टम किसी प्रॉब्लम में फंस सकता है या उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। हाउ रेलिवेंट इज पास डेटा टू द कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज। हो सकता है आपका पास डेटा किसी को पता हो और उसको यूज करते हुए कोई आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दे या कुछ ऐसे फ्यूचर अटैक्स प्रिडिक्ट कर दे जिस जो आपके लिए खतरनाक हो और वो बजाते खुद एक थ्रेट है। So the nature of future attacks is unpredictable, but the action of future attackers are also unpredictable. आपको नहीं पता कि आगे आने वाले जो आपके थ्रेट्स हैं उनकी लाइक्लीहुड एक्चुअली है क्या, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपका कौन सा पुराना डेटा आपके फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को प्रेडिक्ट करते हुए आपका कोई अटैकर यूज कर लेगा। Then management of benefit from security measures are problems with the difference of two approximate quantities. जैसे how does an extra security measure affect approximate 10 to the power -5 probability of attack. तो देयर इज अ चांस कि कभी कभी चांस बजाहिर आपके लिए बहुत छोटा होता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि चांस बहुत कम है, बट एक्चुअली आप उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। लेकिन दुनिया में ना रिस्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप कितनी भी बड़ी टीम बना लें, कितने भी एफिशिएंट जाने माने में प्रोजेक्ट मैनेजर्स हायर कर लें, लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में रिस्क की बात करते हैं और रिस्क की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, रिस्क एनालिसिस की बात करते हैं, तो आप कितनी भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर लें, 14% ही वो रिस्क का नंबर है अप्रोक्सीमेट प्लस और माइनस, जो कि आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी के रिस्क ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आप बताते हैं, और जो बचे कुचे होते हैं वो मेंटेनेंस के दौरान बताते हैं। राइट, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप कितनी भी एफिशिएंट एनालिसिस कर लें, आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते 14 to 17% से ज्यादा रिस्क बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। राइट, तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम रिस्क मेजर करने के लिए, कि आप कितना भी एफर्ट कर लें, आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उससे एसोसिएटेड 100% रिस्क को, इनफैक्ट 50% रिस्क भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क लेवल्स which is actually precise monetary values give a false precision। ठीक है, हमारे पास इनिशियली क्योंकि हमारे पास जब इस तरह के रिस्क आते हैं जिनसे हमारे सिस्टम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जैसे आपके पास कोई ऐसा लेवल का रिस्क है जैसे आपके सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा मगर आगे आने वाले वक्त में नुकसान हो सकता है, तो वो एक लो लेवल का रिस्क है। सो वी हैव 3 लेवल्स ऑफ रिस्क विच आर हाई, मीडियम एंड लो। जब मैं हाई रिस्क की बात करती हूँ तो उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ मेरे सिस्टम पे पड़ेगा बल्कि मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा। जब मैं मीडियम लेवल की बात कर रही हूँ तो उसका इम्पैक्ट इट्स लाइक कि मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती, जैसे कि ऑडिटिंग टर्म्स में हमारे पास कोई मसला आ गया। लो विच इज लाइक कि अगर वो आ भी जाता है इस तरह का कोई रिस्क तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। तो इफ आई एक्सप्रेस मनी वैल्यूज इन लेवल्स, तो फॉर अ लार्ज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट अ पॉसिबिलिटी इज हाई, मीडियम एंड लो।
So this is the main overview of this particular section, which is administrating security, right? So we'll be discussing risk analysis and the legal, privacy, and ethical issues and computer security in detail in the next coming videos. So for now, thank you so much. Allah Hafiz.